हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गार्गी एक्सप्रेस। तो आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ जो है विमेन एम्पावरमेंट के मायने क्या है, नारी सशक्तिकरण के मायने क्या है। और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमने बुलाया है स्पेशलिस्ट को। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर सुषमा सिंह से। ये पूर्व प्राचार्य आरबीएस कॉलेज आगरा में रही हैं। कविता, कहानी, लेख की कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। और अब मैं मिलवाना चाहूँगी आपको डॉक्टर मिथिलेश पाठक से। इन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन से पीजीटी हिंदी के पद से सेवानिवृत्त ये हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि नारी सशक्तिकरण को किस तरह परिभाषित किया जाता है। तो सुषमा जी, आप इस प्रश्न पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद गार्गी जी, आपने हमें यहाँ परिचर्चा के लिए आमंत्रित किया। बहुत ही मौजूद प्रश्न आपने उठाया है नारी सशक्तिकरण का। नारी सशक्तिकरण से मेरा तात्पर्य ये है कि नारी को व्यक्ति समझा जाए, वस्तु न समझा जाए। जैसे जर जोरू जमीन कह करके ये बताया जाता था कि जैसे जोरू भी जमीन और जर यानी सोने की तरह, धन की तरह कोई चीज़ है उपयोग की, पुरुष के उपयोग की। तो पुरुष के उपयोग की चीज़ नहीं है, बल्कि वो पुरुष की सहधर्मी है, सहधर्मिणी है और उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली है। अगर गृहस्थी को भी देखें तो जब जैसे पहिए बराबर होने चाहिए गाड़ी के, तो उसी तरह से स्त्री पुरुष को बराबर महत्व दिया जाएगा, तभी समाज सही तरीके से प्रगति करेगा। तो ये नारी सशक्तिकरण का अर्थ मैं समझती हूँ कि उसे व्यक्ति समझा जाए। व्यक्ति समझा जाए। नहीं, बहुत अच्छा आपने इसके ऊपर बताया। मिथिलेश जी, आप इस प्रश्न पे प्रकाश डालें। मेरी वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर सुषमा सिंह, उन्होंने कहा कि नारी को वस्तु नहीं व्यक्ति समझा जाए और व्यक्ति में व्यक्त करने का गुण बहुत ज़रूरी है, पर उसे व्यक्त करने का पुराने समय में कोई अवसर ही नहीं होता था। और आज वो अपनी बात कह रही है, अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है, अपने मंतव्य व्यक्त कर रही है और इसमें हमारे सदाशय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और दोनों तरफ का ये योगदान एक विचारधारा में परिवर्तित हो जाए और व्यापक परिवर्तन लाए, जिससे हमारे समाज की स्त्रियां मजबूत हों और इससे हमारा पूरा समाज जो है वो मजबूती को प्राप्त करे। बहुत ही बढ़िया आपने इसका उत्तर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जो है पहले और आज के समय में क्या अंतर आया है कामकाजी महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में। तो सुषमा जी, आप इस पर प्रकाश डालें। हाँ, कामकाजी महिलाएं, पहले तो महिलाएं घरेलू हुआ करती थी। जब ज़रूरत पड़ी, आर्थिक संकट आया तो वे बाहर निकली, कामकाज करने लगी। लेकिन जब वे बाहर आई तो घर के लोग ये समझने लगे कि वो घर के कामकाज से, जिम्मेदारियों से बचने के लिए बाहर जा रही, मटर गश्ती करने के लिए बाहर जा रही। और जो सहकर्मी थे वो समझने लगे कि ये तो पुरुष वर्चस्व, पुरुष अधिकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही हैं। और कुछ कुछ लोग तो इतने उदास हो जाते थे कि जैसे उन्हीं की जेब से तनख्वाह काट करके महिलाओं को दी जा रही है। तो ये सब बातें बड़ी कष्टकर थी। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं की निष्ठा, लगन और उनका ईमानदारी, ये सब देखते हुए महिलाओं को महत्व मिला है। और पुरुष सहकर्मी भी सहयोग कर रहे हैं, घर वाले भी सहयोग कर रहे हैं। तो ये कामकाजी महिलाओं की को अब बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। मिथिलेश जी, आप इस पर प्रकाश डालें। हमारे समाज में महिलाओं ने जब घर की दहलीज के बाहर पैर रखा तो उन्हें बड़े विकट संघर्ष का सामना करना पड़ा। और लेकिन आज उनका जीवन, कामकाजी जीवन, बड़ा सरल से सरलतम की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें परिवार और समाज का सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है। हमारी चर्चा बहुत ही अच्छी चल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए कितनी सोच में फ़र्क आया है और क्या क्या बदलाव आने चाहिए, इस पे भी हमें कभी विचार करना चाहिए। लेकिन अभी हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
महिलाओं के प्रति शोषण के रूप में क्या बदलाव आया है? शोषण के रूप में ये बदलाव आया है गार्गी जी कि जब उन्होंने कमाना शुरू किया था तो उनके वेतन पर उनके पिता या पति का अधिकार होता था। वे अपने मर्जी से कुछ खर्च नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि ये भी होता था कि पुरुष, जो घर के पुरुष हुआ करते थे, भाई उनके कपड़े लत्ते वगैरह भी ले आते थे। उनकी रुचि, उनकी का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। और घर के कामकाज में वो इतनी लिप्त रहती थी कि उन्हें कहीं बाहर घुमाने फिराने की भी सुविधा नहीं थी। बहुत हुआ तो तीर्थ यात्रा करा दी। तो इस तरह जो स्थितियां थी वो बड़ी विषम थी, पर धीरे धीरे परिवर्तन आया है। और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हैं, और यहाँ तक कि अपने पुरुष वर्ग के लिए भी वही खरीदारी कर लाती हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों को आर्थिक शोषण अब समाप्त हुआ है। एक और बात यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि शोषण की सबसे बड़ी बात होती है पराधीनता। और माता सुनैना ने भी सीता को विदा करते समय कहा था कि पराधीन सपने सुख नाही। वे नहीं चाहती थी कि उन्हें वहाँ कोई पराधीनता मिले। और हमारी फिल्मों में बड़े बढ़िया ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से इस बात को कहा गया। जब मुमताज ने राजेश खन्ना से कहा कि मैंने तुझसे मोहब्बत की है, गुलामी नहीं की सजना, तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुलामी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा शोषण होता है गुलामी। मिथिलेश जी, आप इस पर प्रकाश डालें। आज की मेज़बान गार्गी जी और मेरी सहयोगी सुषमा जी, मैं इस विषय में कहना चाहूँगी कि बीते समय में जब बहू घर में आती थी, उसने घूंघट कर लिया तो उससे कहा जाता था, अरे इसकी तो पीठ दिखाई दे रही है, इसका पेट दिखाई दे रहा है, इसकी चाल ढाल कैसी है। लेकिन ये सब टिप्पणियां आज बिल्कुल दकियानूसी हो चुकी हैं और हमारा समाज महिलाओं को लेकर काफ़ी आगे बढ़ रहा है पहले। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले कहा जाता था कि बिन घरनी घर भूत का डेरा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसे वो मान्यता, स्त्री को वो रिकॉग्निशन और वो सम्मान उसे प्राप्त नहीं था। आज वो हाउसवाइफ से होम मेकर बन चुकी है और आगे प्रगति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो। प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न है मेरा ये आपसे सुषमा जी, कि बेटा बेटी में भेदभाव करना कहाँ तक उचित है? बेटा बेटी में भेदभाव करना गार्गी जी बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि सभी को वही शरीर मिला है और सभी को वही मस्तिष्क मिला है, मन मिला है। तो अगर उनके साथ भेदभाव किया जाता है तो हीन भावना, जिसके साथ भेदभाव किया जाएगा उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। और माता पिता का कर्तव्य दोनों को ही आत्मनिर्भर बनाना है, दोनों को ही योग्यता प्रदान करना है, दोनों को ही स्वस्थ रखना है। तो इसलिए उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन भेदभाव इसलिए हो जाता है कि लड़के को वो समझते हैं कि ये तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है और लड़की अपने घर चली जाएगी। तो दूसरी बात, उसके दहेज में हमें खर्च करना पड़ेगा, तो हम उसके दहेज में खर्च करें या उसके पालन पोषण में खर्च करें। तो दहेज उन्मूलन अगर हो जाता है तब तो ये भेदभाव जड़ से उखाड़ा जा सकता है, वरना थोड़ा कठिन होगा। मिथिलेश जी, आप इस प्रश्न पर प्रकाश डालें। गार्गी जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। दादी से पोती कहती है, गणेश आरती में बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। तो वो कहती है कि पुत्र देने की बात क्यों की जा रही है, संतति के देने की बात क्यों नहीं की जा रही है। संतति अर्थात पुत्र या पुत्री दे, कुछ भी दे, उसमें कोई भेद परमात्मा के सामने हमें नहीं रखना है। बहुत बढ़िया आपने ये बोला। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेरा प्रश्न है वो है सुषमा जी आपसे, रेप के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में क्या अंतर आया है? ऐसा है गार्गी जी कि बलात्कार तो होते रहे हैं जमाने से, और पुरुष मानसिकता रही है स्त्रियों को दमित करने की। और यहाँ तक कि ये भी होता है कि पुरुषों में लड़ाई होती है और माँ बहन की गालियाँ देते हैं, बिना बात माँ बहन को शामिल करते हैं उसमें। तो ये सब दुष्प्रवृत्तियाँ समाज में व्याप्त हैं जो दूर होनी चाहिए, और इनको
हमें ग्रास रूट से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा है। दूसरा ये है कि पहले समय में तो ये होता था कि भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग बात को दबा जाते थे, लेकिन अब अपराधियों को दंडित कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है और खुद पिता भाई FIR वगैरह कराने ले जाते हैं। तो दूसरा एक और मेरा मंतव्य है, वो ये है कि जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अपघात हो जाता है, हड्डी टूट गई, बहुत गहरा घाव हो गया, है ना, तो इसी तरह से इस हादसे को लिया जाए महिलाओं के प्रति और उनको न प्रताड़ित अपमानित किया जाए, उनका मनोबल बराबर बनाए रखा जाए, लेकिन जो बलात्कारी है उसकी निंदा होनी चाहिए, अखबार में उसका नाम छपना चाहिए, लड़की का नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को शीघ्र और कठोर दंड दिया जाए, जिससे कि पुरुष मानसिकता में बदलाव आए। मिथिलेश जी, आप इस पर प्रकाश डालें। गार्गी जी और डॉक्टर साहब, मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगी कि बलात्कार पहले होते रहे, लेकिन उन्हें दबाया छिपाया जाता रहा और उसका एक बहुत बड़ा कारण था बदनामी का डर रहता था लोगों के मन में। लेकिन आज भाई और पिता ही थाने जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं और उन्हें दंड देने की मांग करते हैं अपराधी को, और अपराधी को दंड देने के साथ साथ न्याय की वे गुहार लगाते हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात और सामने रखना चाहूँगी। सुशिक्षित, अपढ़, कुपढ़, मानसिक व्याधिग्रस्त लोग जो एक तरफा प्यार करते हैं और उनकी शिकार हो जाती हैं वे लड़कियां, उनके चेहरे खराब कर दिए जाते हैं, एसिड डाल दिया जाता है और इस तरह की ज्वलनशील वस्तुओं के प्रयोग से उन्हें कुरूप बना दिया जाता है। तो इसके लिए भी तात्कालिक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए और इस मानसिकता से मुक्ति के उपाय हमारे समाज, सरकारों और नियोजनों द्वारा किए जाने चाहिए। तो बहुत ही अच्छा आपने प्रकाश डाला इस पर और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियों को और आगे बढ़ाया जाए। और मेरा एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक चीज़ जो समाज में देखी है वो थोड़ा नहीं होना चाहिए, जो है कि लोग जो है लड़कियों पे कमेंट करते हैं, मतलब उनके लुक्स पे कमेंट करते हैं, उनके बालों पे कमेंट करते हैं, मोटे पतले होने पे, हाइट लंबी छोटी होने पे कमेंट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों पर कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान ने जिसको जैसा बनाया है, हाँ पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो उपाय करने चाहिए वो तो करने ही चाहिए, लेकिन आप किसी को आहत करना चाहते हैं उस चीज़ से, वो गलत है। तो बस इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी डॉक्टर सुषमा सिंह को और डॉक्टर मिथिलेश पाठक को कि वो गार्गी एक्सप्रेस में आए और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप दीजिए। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन Gargi_Express and I am present with the same name